नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि कोयटा जलसे की 3 तकरीरों के बाद क्या बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया गया है। सदारती निज़ाम या मार्शल लॉ के हवाले से एक ब्रीफिंग में क्या 2 अहम और ख़तरनाक नुकात उठाए गए और इस इशू से जुड़े एक बैरूनी किरदार का मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी कोयटा जलसे की 3 तकरीरों के बाद क्या एक्शन लेने का फैसला किया गया है और सदारती निज़ाम या मार्शल लॉ के हवाले से ब्रीफिंग का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 2 वाक़यात और उनकी इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम नौइयत की ब्रीफिंग हुई। इस ब्रीफिंग का ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल और कोयटा जलसे में की जाने वाली कुछ तकरीरों से था। इस ब्रीफिंग में कौन कौन शरीक था और इस ब्रीफिंग की अहम तफसीलात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि इस ब्रीफिंग के क्या 3 अहम पस मंज़र थे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इसका पहला पस मंज़र महमूद खान अचकज़ई के 3 खौफनाक इल्ज़ामात और ऐलानात के मुतल्लिक था। महमूद अचकज़ई ने कोयटा जलसे में फौज पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने अताउल्लाह मैंगल के बड़े बेटे को कत्ल किया और उसकी कब्र का भी पता नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कि आपने मौलाना पर 3 हमले करवाए, मुझे भी पाक फौज ने कत्ल करने की कोशिश की और असफन यार वली के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सिर्फ इदारों के लिए नहीं बल्कि बराह रास्त मुल्की सलामती के मुतल्लिक थे। महमूद अचकज़ई ने फौज को मुखातिब करते हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि बलूचिस्तान वतन में और खैबर पख्तूनख्वा वतन में हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर आप बाज ना आए तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और हमें अपने बलोच बच्चों पर भरोसा करना पड़ेगा। ये बच्चे इस आग में कूद जाएंगे और आपको भी इस आग में झोंक देंगे। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमारी ज़मीनें अफ़गानिस्तान में हैं, हम वहाँ जाते रहते थे, लेकिन अब फौज ने सरहद पर बाड़ लगा दी है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम ये बाड़ उखाड़ फेंकेंगे। अब इस बाड़ के मुतल्लिक हकीकत यह है कि ये जो बाड़ है ये पाक फौज ने दहशतगर्दों की आमदो रफ्त रोकने के लिए लगाई थी और इस बाड़ को लगाते हुए हमारे कई फौजी जवान शहीद भी हुए। ये बाड़ लगाने के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भी कम हुई, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने इस मामले पर भी फौज पर इल्ज़ाम धर दिया। उन्होंने धमकी दी कि हम वीज़ा लेकर अब अफ़गानिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज ने सवात और वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया। अब यहाँ पहला मामला तो ये है कि ये जो दोनों ऑपरेशन थे, सवात वाला और वज़ीरिस्तान वाला, ये दोनों ऑपरेशंस नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे और इस वक्त ये दोनों जमातें जो हैं ये महमूद खान अचकज़ई की इत्तेहादी हैं। और ये भी सबको मालूम है कि इन ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना था और हमारे हज़ारों आम पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी का निशाना बने थे। बहरहाल उसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने बड़े ही मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करते हुए फौज को धमकी दी कि आप बलोचों को, पश्तूनों को और सिंधियों को मारते हैं, अब हम अपना ढोल बजाएंगे और जिस दिन हमारा ढोल बजा दुनिया के कान फट जाएंगे और दुनिया का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अब जिस ब्रीफिंग का हमने आपसे जिक्र किया उसका दूसरा पस मंज़र सुन लें। वो पस मंज़र ये है कि अख्तर मैंगल ने इस जलसे में धमकी आमेज लहजे में कहा कि बलूचिस्तान जाग गया है और जब बलूचिस्तान जागता है तो कुछ लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं।
उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ कुव्वतों ने बलूचिस्तान में मौत के डेरे डाले और आज बलूचिस्तान में वो मुस्कुराहट भी मयसर नहीं जो अंग्रेज़ों के दौर में होती थी। अख्तर मैंगल ने मखसूस मकसद के तहत ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब इस मुल्क के कानून लिखे गए थे तो क्या ये लिखा गया था कि ये कानून बलोचों और पश्तूनों के खून से लिखे जाएंगे। जब ये मुल्क बना था तो हमें कहा गया था कि हम बराबर के शहरी होंगे। क्या बलोच और पश्तून इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं? उसके बाद अख्तर मैंगल ने फौज को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपनी वर्दी हमें दे दो, सरहदों की हिफाजत हम करेंगे, लेकिन एक बात कहता हूं कि हम आपकी तरह हथियार नहीं फेंकेंगे। जिस तरह हमने सियासत में कभी हथियार नहीं फेंके, वहां भी हम कभी हथियार नहीं फेंकेंगे। सियासत के लिए अपनी मट्टी से मोहब्बत की ज़रूरत होती है जो हम में है लेकिन तुम में नहीं। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि बलोच अवाम ने तो पसमानदगी ज़रूर देखी है, लेकिन ये जो बलोच कबाइल हैं, इनके जो सरदार हैं, उनकी अक्सरियत हमेशा मराहत याफ्ता रही है और किसी भी शख्स के फौजी क़यादत से इख्तलाफात और सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि भारत बलूचिस्तान में बारूद और नफरत के बीज बो रहा है और अगर फौजी जवान बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम ना दें तो बलूचिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी और तखरीबकारी का शिकार हो जाएगा। बहरहाल अख्तर मैंगल ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि मोहसिन दावड़ पंजाब, केपी और कराची में खिताब कर सकता है लेकिन बलूचिस्तान में नहीं। इसका मतलब है कि आपने बलूचिस्तान में नो आबादियाती निज़ाम बनाया हुआ है, यहाँ आपकी इजाज़त के बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उन्होंने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। उसके बाद अख्तर मैंगल ने धमकी दी कि आपके आबाओ अजदाद ने हमारे आबाओ अजदाद के साथ भी यही खेल खेला था, उनका अंजाम क्या हुआ उसके लिए तारीख पढ़ लो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी जेल की दीवारें हिल जाएंगी। ये अख्तर मैंगल के अल्फाज थे। इस ब्रीफिंग का तीसरा पस मंज़र यह था कि मियां नवाज शरीफ ने कारगिल जंग के हवाले से कुछ ऐसी बातें की जिन्हें रियासत कौमी राज समझती है। नवाज शरीफ ने कारगिल के बारे में कहा था कि ये चंद जर्नैलों की साजिश थी और इस जंग में हमारे सिपाहियों को पहाड़ियों पर खाना और असलहा तक ना पहुंचाया जा सका और हमारे कई जो सिपाही हैं वो इस जंग में शहीद हुए। नवाज शरीफ की तकरीर के इस हिस्से से ये तासुर बना कि असल में ये एक वज़ीर आज़म का एतराफ़ है कि कारगिल की जंग में पाकिस्तान की गलती थी, ये जंग पाकिस्तान ने शुरू की और इसमें पाकिस्तान को शिकस्त भी हुई। नवाज शरीफ की तकरीर का ये वाला जो हिस्सा है इसको भारतीय मीडिया पूरा दिन हेडलाइंस में चलाता रहा। अब इस पूरे तनाजुर में जो ब्रीफिंग हुई उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और उसके साथ साथ तारीख की दुरुस्ती के लिए दो अहम नुकात भी आपके सामने पेश करते हैं। एक तो ये कि जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी बहुत से लोग लापता अफराद और बलूचिस्तान के हकूक़ के जो मामला था वो उठाते रहते थे, लेकिन अपने दौरे इक़्तिदार में ना तो कभी मियां नवाज शरीफ ने और ना ही मरियम नवाज़ ने इस मामले पर कभी कोई बात की। अब मरियम नवाज़ कहती हैं कि उनका दिल बलोच बच्चों के दिलों के साथ धड़कता है और जाहिर है कि पूरे मुल्क का जो दिल है वो बलोच बच्चों के दिलों के साथ धड़कता है, तमाम सूबों के बच्चों के दिलों के साथ धड़कता है। लेकिन जब आपके पास अख्तियार था, जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त आपने बलोचों के मुतालबात पर क्या किया था? अगर मियां नवाज शरीफ नाअहल ना होते या उन्हें हटाया ना जाता तो क्या फिर भी उनका यही मौक़िफ़ होता जो उनका मौक़िफ़ आज है? बहरहाल वापस आते हैं ब्रीफिंग के मामले पर। तो आपको आगाह करें कि पार्लियामेंट लॉजेस में एक ब्रीफिंग नुमा तकरीब हुई जिसमें हुकूमती रहनुमा, चंद दीगर अहम शख्सियात, कुछ अहम सरकारी अफसरान और चंद सहाफ़ी शरीक थे। इस दौरान दो हुकूमती शख्सियात ने सहाफ़ियों के सामने खुले अल्फाज में ये तज़किरा किया कि उनकी इतलात के मुताबिक मुल्क सदारती निज़ाम की जानिब बढ़ रहा है। सदारती निज़ाम का जो फार्मूला
कुछ अरसा पहले पेश किया गया था, उस पर खुद तहरीक इंसाफ को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। इन रहनुमाओं का कहना था कि मुल्की सलामती के मामले पर जिस किस्म की तकरीरें हुई हैं, इस सूरत हाल में अपोजिशन अपना लॉन्ग मार्च रेड जोन में लाने की तैयारी कर रही है और एजेंसियों की इतलात के मुताबिक रेड जोन में एक बड़ा तसादुम नज़र आ रहा है। उनका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो बात सदारती निज़ाम से भी आगे बढ़कर मार्शल लॉ की जानिब चली जाएगी। इन रहनुमाओं का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ की जानिब से हर तकरीर में एक बैरूनी किरदार यानी सऊदी अरब का जिक्र करना भी बहुत मानी खेज है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।